हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 फूड प्रोडक्शन का यूनिट 10 किचन ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम किचन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब जो अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव शेफ़ होते हैं, शू शेफ़ होते हैं, बाकी के जो हेल्पर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का ना हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। डिफाइनिंग किचन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो किचन ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाएगा पहले। अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब वो जो किचन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं उसको हम समझेंगे। हिरार्की इन किचन, जो किचन है उसमें जो हिरार्की होती है वो हम पढ़ेंगे। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एसोसिएटेड विद जॉब पोजीशंस, जो भी ड्यूटीज़ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हर जॉब पोजीशन की, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन हम आगे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किचन ऑर्गेनाइजेशन से। द स्ट्रक्चरल हिरार्की ऑफ अ किचन इज नोन एज किचन ऑर्गेनाइजेशन। Hierarchy refers to the flow of authority from top to bottom in an organization, and with respect to the kitchen, it refers to the flow of authority commencing from executive chef and goes to the bottom. For example, kitchen helpers. देखो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल हिरार्की होता है किचन का उसे किचन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। अब हिरार्की क्या होता है? देखो हिरार्की होता है फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक का जो फ्लो ऑफ अथॉरिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू द किचन। ठीक है, यहाँ पे हम किचन के रिस्पेक्ट में हिरार्की पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जैसे एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो होता है वो सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे होता है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ की होती है। फिर सबसे नीचे जो हमारे आते हैं वो किचन हेल्पर्स आते हैं। मतलब देखो एग्जीक्यूटिव शेफ़ आएगा, फिर उसके बाद शू शेफ़ आएगा, फिर उसके बाद बाकी के जो जितने भी हैं किचन हेल्पर्स वो आते हैं। तो यही आपका जो है स्ट्रक्चरल हिरार्की है किचन का, जिसे हम किचन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देखो स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चरल हिरार्की है उसे समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आगे आगे पढ़ोगे पूरा अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। The number of positions and also the number of employees at each position differ from hotel to hotel depending on the following factors. देखो जैसे अलग अलग होटल्स हैं तो वहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे, राइट? जितने की ज़रूरत पड़ेगी उतना ही तो हम लेंगे ना, एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे। अब वो जो फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपका नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ डिपेंड करता है वो हम पढ़ेंगे। मतलब जैसे कोई होटल है उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है और किसी होटल में कम एम्प्लॉयज़ है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ है कि किसी में ज़्यादा और किसी में कम होता है? तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। द वेराइटी ऑफ डिशेस दैट आर ऑफर्ड ऑन द मेन्यू। अब देखो आपके मेन्यू में जितनी ज़्यादा वैरायटी की डिशेस होगी तो उतने ज़्यादा आपको शेफ़ की ज़रूरत होगी। द नंबर ऑफ़ पीपल एक्सपेक्टेड टू बी डाइनिंग इन द रेस्टोरेंट। अब जैसे अगर आपका जो रेस्टोरेंट है वो बहुत पॉपुलर है लेकिन छोटा है, लेकिन जैसा भी है बहुत पॉपुलर है और उसमें रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा नंबर में डिशेस जो है वो बनानी पड़ेगी, चाहे आपका मेन्यू छोटा हो। लेकिन जब आपकी जो होटल है उसमें ज़्यादा लोग आते हैं तो ऑब्वियसली आपको स्टाफ भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। यूज़ ऑफ कन्वीनियंस फूड, फॉर एग्जाम्पल रेडीमेड बर्गर पैटीज़ विच नीड टू ओनली बी डीप फ्राइड नॉट प्रिपेयर्ड। देखो जो डोमिनोज़ वगैरह होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे ये होता है कि आपका जो पिज़्ज़ा वगैरह होता है वो पहले से प्रिपेयर्ड होता है, उसे वो क्या करते हैं वो गरम कर देते हैं और फिर आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कन्वीनियंस फूड अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको क्या होगा, आपको कम स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा डिशेस बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना, आपके पास पहले से है, आपको बस गरम करके देना है। तो आपको स्टाफ कितने चाहिए? कम चाहिए, राइट? तो इस चीज़ पे भी आपका जो है नंबर ऑफ़ स्टाफ डिपेंड करता है। Types of equipment available, the level of automation, for example, there is a machine such as commercial food processor for cutting and chopping. Less number of people are required to do the job.
हमने पिछले एक चैप्टर में इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा था। तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे काम को ईजी बनाते हैं और फास्ट बनाते हैं, राइट। जैसे बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती है जो कि ना क्या करती है कि आपकी रोटियां भी बेल देती है, मतलब रोटियां भी बना देती है, और आपके जो आलू वगैरह होते हैं उनको पीलिंग वगैरह भी करने में हेल्प कर देती है। तो बहुत सारी जो मशीन्स है वो हमारे काम को फास्ट करने में हेल्प करती है। तो इसलिए हमें कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नीड ऑफ स्किल इन्वॉल्व एट द वेरियस लेवल्स, स्पेशलाइजेशन जॉब्स, फॉर एग्जाम्पल अ कुक ट्रेन टू वर्क ऑन तंदूर। देखो बहुत सारा ऐसा किचन का काम होता है जो कि ट्रेंड जो है शेफ्स वही कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ट्रेंड शेफ़ की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से जो है हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो अफेक्ट होते हैं। द किचन इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस सब सेक्शंस एंड ईच सेक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फूड। हमने थर्ड यूनिट इंट्रोडक्शन टू किचन में पढ़ा था कि जो किचन होता है उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, राइट। तो जो आपके सेक्शंस होते हैं तो किसी में कुछ आपका बन रहा होता है, या किसी में आपकी कटिंग चल रही होती है, किसी में आपके जो यूटेंसिल्स है वो धुल रहे होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो सेक्शंस है वो आपके होते हैं। और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कुछ में आपका वेजिटेरियन भी होगा और कुछ में आपका जो है नॉन वेजिटेरियन होगा, या कहीं पे आपका जो है चाइनीज़ बन रहा होगा, कहीं पे आपका इटालियन बन रहा होगा। तो वो अलग अलग सेक्शंस में वो बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ना हमें हिरार्की दी हुई है किचन की। तो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, स्ट्रक्चरल हिरार्की ऑफ अ किचन इज़ कॉल्ड किचन ऑर्गेनाइजेशन। तो यही जो है ये आपका किचन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये जिस तरीके से दिया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो है ये आपका हाईएस्ट पोस्ट पे होता है, और फिर उससे नीचे आपका शू शेफ़ आता है, फिर उससे नीचे आपका सेक्शन शेफ़ आता है, फिर असिस्टेंट कुक्स, फिर ट्रेनीज़। तो ये आपका क्या है, ये आपकी हिरार्की है जिसमें आपका फ्लो ऑफ अथॉरिटी हम देख सकते हैं। द एग्जीक्यूटिव शेफ़ इज़ द हेड ऑफ द किचन डिपार्टमेंट। जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है ये आपके किचन डिपार्टमेंट का हेड होता है। ही हैज़ अ शो शेफ़ और अंडर शेफ़ हु असिस्ट हिम इन हिज वर्क एंड लुक्स आफ्टर एवरीडे ऑपरेशंस डायरेक्टली। जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है उनके अंडर जो आता है वो शू शेफ़ आता है। वो बेसिकली असिस्टेंट टाइप में होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हर दिन का काम देखते हैं, अच्छे से देखते कि ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है सब कुछ। The kitchen is divided into various sections and each section has a section head called CDP. देखो जो किचन है उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस के अलग अलग सेक्शन हेड होते हैं जिन्हें हम CDP बोलते हैं। The number of CDPs in each hotel varies depending on the need of organization. अब वो जो CDP है, CDP बेसिकली वो होते हैं जो आपके सेक्शन हेड होते हैं। वो जो नंबर ऑफ़ CDPs होते हैं वो डिपेंड करते हैं हर होटल में कि कितना नीड है कितना नहीं है, ठीक है। ईच CDP हैज़ सम असिस्टेंट कुक्स टू वर्क अंडर हिम। अब जितने भी CDPs होते हैं उनके अंडर असिस्टेंट कुक्स आते हैं जो कि उनके काम करने में हेल्प करते हैं। द असिस्टेंट कुक्स आर फर्दर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी एंड एक्सपीरियंस ऑन कॉमर्स 1, कॉमर्स 2 एंड कॉमर्स 3। देखो जो CDP है, CDP के अंडर क्या आते हैं, असिस्टेंट कुक्स आते हैं। अब वो जो असिस्टेंट कुक्स होते हैं उनके अंदर भी डिवीज़न होता है, कॉमर्स 1, कॉमर्स 2, कॉमर्स 3, उनके सीनियरिटी के अकॉर्डिंग कि जो कॉमर्स 1 है वो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है, फिर उससे मीडियम में आ जाता है, फिर सबसे नीचे जो आते हैं वो जूनियर आते हैं। नंबर ऑफ़ कॉमर्स इन अ किचन इज़ डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो अफेक्ट होते हैं, राइट। तो वही नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है, नंबर ऑफ़ कॉमर्स जो है वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वर्क है। लास्टली देयर आर ट्रेनीज़ हु आर स्टिल लर्निंग स्किल्स टू टेक अप अ करियर इन फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो ट्रेनीज़ है वो स्किल्स सीख रहे होते हैं फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे। अभी हमने ऊपर से पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है, फिर उसके बाद आपका शू शेफ़ आता है, फिर उसके बाद आपके CDPs आते हैं, फिर उसके बाद आपका कौन आता है, असिस्टेंट कुक आता है। असिस्टेंट कुक में भी आपके डिविजन्स है जैसे कॉमर्स 1, कॉमर्स 2, कॉमर्स 3, और उसके बाद ट्रेनीज़ आते हैं जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब हम एक एक करके सबकी जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आते हैं वो है एग्जीक्यूटिव शेफ़।
द एग्जीक्यूटिव शेफ इज़ अ मैनेजर who is responsible for all the aspects of food production including, देखो एग्जीक्यूटिव शेफ जो है वो मैनेजर की तरह होता है, मतलब बेसिकली वो सारी चीज़ें देखता है कि आपके वाले डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर यहाँ पे ये नीड है, ये ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। अब वो क्या क्या चीज़ होती है वो अब हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एंड ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन द किचन। जो किचन डिपार्टमेंट होता है उसके ये ओवरऑल इंचार्ज होते हैं, और जो किचन में खाना बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, तो उसके लिए ये पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर खाना गंदा बना, लेकिन बनाए तो असिस्टेंट कुक्स हैं, लेकिन स्टिल रिस्पॉन्सिबल जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होंगे, क्योंकि उनका काम ही ये है। उनका काम ये है कि वो सारी चीज़ों को चेक करे, वो चेक करे कि ढंग से जो फूड है उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मेन्यूज़ फॉर न्यू रेस्टोरेंट और अपडेटिंग ओल्ड मेन्यूज़। और ये भी करते हैं कि जैसे अगर कोई न्यू रेस्टोरेंट बना तो उसमें नया मेन्यू बनाना, या फिर कोई पुराना रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे मेन्यू अगर चेंज करना है तो उस मेन्यू को अपडेट करने का भी यही काम करते हैं। Responsible for keeping a track on food cost and controlling them so that profit can be maximized without compensating the standard quality. फूड कॉस्ट क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी डिश है, ठीक है, तो उस डिश में जो भी इंग्रेडिएंट डले हैं तो उन इंग्रेडिएंट का जो प्राइस है उसका टोटल वो फूड कॉस्ट होगा, ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा भी होगा, वो क्या करते हैं, वो पहले से शो कर देते हैं कि ये मैं 5 रुपये का टमाटर यूज़ कर रही हूँ, या ये 2 रुपये का मैंने ये यूज़ किया, या 3 रुपये का यूज़ किया, और फिर इन सब का मिला के मैं 10 रुपये का ये पास्ता बना रही हूँ, 10 रुपये का ये बना रही हूँ, जो भी है। तो ये चीज़ वो पहले से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये अगर चीज़ उनके दिमाग में रहती है ना, तो फिर वो प्रॉफिट कंट्रोल कर पाते हैं। देखो, अगर हमें ये चीज़ ही नहीं पता होगी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं डिश में वो कितना ज़्यादा कॉस्ट कर रहे हैं हमें, राइट, तो फिर हमारा लॉस भी हो सकता है। जैसे अगर मेरी डिश में बहुत ज़्यादा मैदा यूज़ हो रहा है या कुछ भी यूज़ हो रहा है और वो बहुत चीज़ ज़्यादा महंगी है और मुझे ये चीज़ पता ही नहीं है, और उसे मैं 10 रुपये में बेच रही हूँ या कितने भी पैसों में, मतलब बहुत कम पैसों में बेच रही हूँ, तो मुझे लॉस हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ज़रूरत क्या है कि फ़ूड कॉस्ट हमें पता हो, और फूड कॉस्ट जब पता होगी तो हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं उस हिसाब से, और फिर हमें अपनी फूड की क्वालिटी को भी कंपेंसेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इंश्योर्स प्रॉपर एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन लियाइजन विद परचेजिंग डिपार्टमेंट। जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है वो ये देखता है कि टाइमली जो है रॉ मटेरियल वगैरह है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उनसे वो बातचीत करते रहते हैं कि ये वाली जो इंग्रेडिएंट है इसकी ज़रूरत है तो आप ये ले आओ, या इसकी ज़रूरत है तो ये ले आओ, ठीक है। तो पहले से वो लिस्ट बना के वो उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं कि इस डिपार्टमेंट में या इस सेक्शन में जो है इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। plays a significant role in selection of new staff and training them according to the hotel standard procedures. अब देखो, सपोज करो कि एक होटल है, होटल ए, और एक होटल है, होटल बी। अब जो होटल ए है ना, ये होटल में आपको शाही पनीर नहीं पसंद, ठीक है, इस होटल का जो शाही पनीर है इसका टेस्ट आपको नहीं पसंद, और जो होटल बी है इसका शाही पनीर का टेस्ट आपको बहुत पसंद है। तो जैसे आप होटल बी में पहली बार गए थे तो आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, और फिर जब आप दूसरी बार गए होटल बी में तो टेस्ट आपको बदला बदला सा लगा, तो आप वापस जाओगे उस होटल में? ऑब्वियसली नहीं जाओगे, क्योंकि अब आपको उस होटल के शाही पनीर का टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, तो ऑब्वियसली आप नहीं जाओगे। तो इसलिए जो ट्रेनीज़ वगैरह आते हैं ना, उन्हें एग्जीक्यूटिव शेफ़ सिखाते हैं कि इस चीज़ में इतना नमक डालना है या इस चीज़ में इतना ये करना है। तो वो बेसिकली वो जो होटल है ना, उस होटल की वो जो ख़ास डिश है या जो उनकी रेसिपी वगैरह है उसको ढंग से सिखाते हैं कि इसका टेस्ट इस तरीके से मेंटेन करना है। देखो, ऑब्वियसली ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी होटल होता है वो अपने खाने की वजह से ही जाना जाता है, ठीक है। तो अगर उनके खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा तो फिर वो ऑब्वियसली नहीं आएंगे ना कस्टमर्स। ensures that hygiene and safety practices are followed by all the employees in the kitchen. और एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो होता है वो ये इंश्योर करता है कि सारे एम्प्लॉयज़ हाइजीनिक रहे और सेफ्टी प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो करें,
coordination with all other departments of the hotel to ensure smooth workflow and guest satisfaction. सारे डिपार्टमेंट्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना ताकि जो वर्क फ्लो है वो स्मूथ रहे और जो गेस्ट सेटिस्फेक्शन है उस वो भी देख सके वो अच्छे से कि गेस्ट सेटिस्फाई होके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. A team leader with positive attitude and managing entire workforce effectively to organization goal. जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ है वो ऐसा होना चाहिए कि उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि मतलब वो कभी भी नेगेटिव ना सोचे कि हाय अब ये क्या हो गया, डिश ख़राब हो गई, ऐसा नहीं. वो बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए हर चीज़ में. और पूरा जो वर्क फोर्स है मतलब जो भी पूरे स्टाफ है वो अच्छे से मैनेज करे और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अच्छे से फुलफ़िल करे. नेक्स्ट आते हैं शू शेफ़ या फिर अंडर शेफ़. द डायरेक्ट इन चार्ज ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड वर्क एज सेकेंड इन कमांड टू द एग्जीक्यूटिव शेफ़ whose job is more administrative in nature. जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होते हैं इनका काम ज़्यादातर ना एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, तो इसलिए ना जो आपका शू शेफ़ होता है वो डायरेक्टली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें जाके देखते हैं कि ढंग से चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव शेफ़ इतना अच्छे से नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है. ठीक है, तो वो बाकी सब चीज़ों में ध्यान देते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के काम में डायरेक्टली जो चीज़ें देखते हैं वो शू शेफ़ होते हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग ऑफ स्टैंडर्ड रेसिपीज़, प्रेजेंटेशंस एंड प्रोसीजर्स इन किचन. जो भी किचन में रेसिपीज़ फॉलो होती है, प्रेजेंटेशंस होती है या जो भी प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं किचन में, इसके रिस्पॉन्सिबल शू शेफ़ होते हैं. मतलब जैसे कोई भी रेसिपी अगर बनाई जा रही है वो ढंग से बन रही कि नहीं बन रही है, स्टैंडर्ड रेसिपी वगैरह, ठीक है, तो वो ढंग से बन रही कि नहीं बन रही है वो शू शेफ़ का काम है देखना. फिर जो डिश वगैरह है उस डिश का जो प्रेजेंटेशन है उसको किस तरीके से सजाया जा रहा है, तो ये चीज़ भी वही देखते हैं. फिर वो जो प्रोसीजर्स वगैरह है वो ढंग से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ें देखने का काम जो है शू शेफ़ का होता है. ट्रेन स्टाफ ऑन इम्प्रूव्ड वर्क प्रोसीजर्स, क्वालिटी फूड प्रोडक्शन, इकोनॉमिकल यूजेज ऑफ फूड मटेरियल्स एंड द अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ फूड आइटम्स. बेसिकली ये ट्रेन करते हैं स्टाफ को कि जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोसीजर हो रहा है वो ढंग से वो करे स्टाफ, है ना. और स्टाफ जो है वो फूड प्रोडक्शन जो है, फूड का जो प्रोडक्शन है उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन्ड रखे और इकोनॉमिकल यूजेज हो फूड मटेरियल्स का. मतलब जैसे कोई भी फूड मटेरियल यूज़ हो रहा है डिश में तो उसका ढंग से यूज़ किया जाए, क्योंकि अगर इंग्रेडिएंट्स जो है वो ख़राब हो जाती है किसी भी तरीके से तो बेसिकली पैसा ही ख़राब हो रहा है, राइट. और जो फूड आइटम है उसका प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव हो ये देखने का भी काम इन्हीं का होता है. अकाउंट फॉर द यूजेज, कंजम्पशन, स्पॉइलेज एंड द कंट्रोल ऑफ फूड स्टफ प्रोड्यूस्ड और स्टोर्ड अंडर हिज सुपरविजन. किचन में जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ होता है या जो भी डिश खिलाई जाती है या फिर कोई इंग्रेडिएंट ख़राब हो जाता है या फिर जो भी फूड स्टफ बन रहा है या फिर कुछ भी चीज़ स्टोर हो रही है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान कौन रखता है? शू शेफ़ रखता है. ठीक है. लुक आफ्टर द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव शेफ़ ड्यूरिंग हिज हर एब्सेंस. अगर एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो उनके सारे कामों पे ध्यान रखने का काम भी इन्हीं का ही होता है. अब नेक्स्ट आते हैं शेफ़ दी पार्टी या फिर सेक्शन शेफ़, CDPs. In charge of a section of kitchen, for example bakery, Indian kitchen, Chinese kitchen, larder, etc. जो CDP होते हैं ये आपके किचन के सेक्शन के इंचार्ज होते हैं. जैसे कि बेकरी हुआ तो बेकरी का एक CDP होगा, इंडियन किचन है तो वहाँ का कोई CDP होगा, चाइनीज़ सेक्शन है तो उसमें अलग CDP होगा. तो ऐसे अलग अलग सेक्शन के अलग अलग CDPs होंगे. डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल वर्किंग ऑफ द सेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर सेक्शंस ऑफ द किचन. उनके सेक्शन में जो भी काम हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्सिबल CDP ही होते हैं. बाकी एक सेक्शन के CDP दूसरे सेक्शन के CDPs के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं. मेंटेन फूड कॉस्ट ऑफ देयर डिपार्टमेंट रिड्यूसिंग वेस्टेजेस. CDP जो है वो फूड कॉस्ट भी मेंटेन करते हैं अपने डिपार्टमेंट का, जिससे वेस्टेजेस वगैरह है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, स्पॉइलेज, है ना. Indenting, preparing a list of ingredients required the next day or in near future
फॉर देयर डिपार्टमेंट ऑन डेली बेसिस। देखो इंडेंटिंग क्या होता है, ये लिस्ट होती है इंग्रेडिएंट्स की जो कि हमें नेक्स्ट डे या फिर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है, उन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है। तो वो क्या करते हैं, डेली बेसिस में जितने भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है उन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बना देते हैं और फिर बाद में जो एग्जीक्यूटिव शेफ वगैरह है उनको दे देते हैं और फिर वो सारा रॉ मटेरियल वगैरह है वो मंगा देते हैं। ठीक है। प्रिपेयरिंग ड्यूटी रोस्टर्स ऑफ द स्टाफ इन देयर सेक्शन एंड मैनेजिंग लीव्स। जो CDP होते हैं वो ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं। ड्यूटी रोस्टर क्या होता है कि इवनिंग शिफ्ट में ये आएंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में ये आएंगे, तो बेसिकली ये वो देखते हैं। और जैसे कोई छुट्टी वगैरह ले लेता है तो उस चीज़ को मैनेज करने का भी इनका ही काम होता है। मेंटेनिंग हाइजीन एंड सेफ्टी इन देयर डिपार्टमेंट। हाइजीन और सेफ्टी वगैरह मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये चीज़ भी CDP अपने डिपार्टमेंट में देखते हैं। फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड प्रेजेंटेशंस। जो डिपार्टमेंट है उसमें जो प्रेजेंटेशन वगैरह है या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है वो ढंग से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ भी वही देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट कुक्स। यूजुअली देयर आर 3 लेवल्स टर्म्ड एज कॉमिस 1, कॉमिस 2 एंड कॉमिस 3। जो असिस्टेंट कुक्स होते हैं इनमें भी 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है कॉमिस 1, दूसरा होता है कॉमिस 2 और तीसरा होता है कॉमिस 3। They are deputed in a department and deal with carrying ingredients from stores, pre-preparation, storing raw material properly and helping the section chef in preparing and presentation of the dishes. बेसिकली ये कॉमिस 1, कॉमिस 2, कॉमिस 3 जो होते हैं, ये जो असिस्टेंट कुक्स होते हैं, इनका काम ये होता है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह है उनको कैरी करना, लाना स्टोर वगैरह से, और प्री प्रिपरेशन करना जैसे कि कटिंग या चॉपिंग, और जो रॉ मटेरियल वगैरह है उसको स्टोर करना ढंग से, और जो CDP है उनकी हेल्प कराना और प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में हेल्प करना। तो ये सारा काम जो है वो असिस्टेंट कुक का आता है। इसमें जो आपके कॉमिस 1 है ये आपके सीनियर होते हैं। कॉमिस 2 जो होते हैं ये इतने ज़्यादा सीनियर भी नहीं होते हैं और ना ही ज़्यादा जूनियर होते हैं। कॉमिस 2 में जो होते हैं वो जूनियर होते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं ट्रेनीज़। These are usually either new staff learning work or even students studying hotel management and willing to take up career in hotels. ये बेसिकली नए स्टाफ होते हैं जो कि अभी सीख रहे हैं काम और होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है। Thus the kitchen team works together to bring the hygienic and delicious meals for the hotel guest. तो यहीं पे जो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नीचे क्लास 9 फूड प्रोडक्शन की आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हो। सो यहाँ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आगे जितनी भी वीडियोज़ आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए, सो दैट आप वो वीडियोस देख पाओ। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।